जिस बेशर्मी से इस वक्त इस मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका धर्म, आस्था, मर्यादा इससे कोई संबंध नहीं। खेल बीजेपी का ये है कि आप अगर गए तो बीजेपी जीती, आप नहीं गए तो बीजेपी जीती। जहां इस देश के प्रधानमंत्री को आने का 1 मिनट का समय अब तक नहीं मिला है, लक्षद्वीप तक वो आते हैं। अगर कोई कहे कि देश की बेरोजगारी की समस्या अयोध्या के दिए और कैंडल से रिजॉल्व होने वाली है, तो भैया मैं तो कह दूंगा सारे इस देश के अंदर दिए कैंडल रोज जला दिया करो। इस देश की जो लूट हो रही है उसका जवाब दे नहीं सकते। नोएडा की सारी चैनल्स को कह देना चाहिए, सब 22 तारीख को सबको मीडिया पार्टनर। 10 साल से इसमें इस देश में धर्म के नाम पर जो जहर डाला गया है, कोई एक नेता, कोई एक पार्टी 2 महीने में, 6 महीने में नहीं कर सकती। बनारस में अगर जाते हैं तो वहाँ मंदिर भी जाएंगे, वहाँ कबीर वाले उसमें भी जाना चाहिए उनको, है ना। जगह जगह जो भी आती हैं, जब यहाँ पे जैसे अब वॉर मेमोरियल था, हम वहाँ गए, तो उस लिहाज से यात्रा के रूट में अयोध्या अगर पड़ता है तो जाहिर है जाके नमस्ते करनी चाहिए, जैसे बाकी सब कुछ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। योगेंद्र यादव राहुल गांधी के साथ हैं, उनकी बस में सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, कल भी बात की थी हमने आपसे, और जब स्टोरी करते हैं जो दिल्ली में या हिंदी हार्टलैंड में लोग हैं, वो उनके अंदर जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, उनका ये सवाल है कि चुनाव होने वाले हैं और जहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स सत्ता बनाते बिगाड़ते नहीं हैं, वहाँ पर आप लोग क्यों पसीना बहा रहे हैं? आप सच बताऊं तो इसी कारण से मैं इस यात्रा को पसंद करता हूं, क्योंकि मैं भारत की कल्पना नहीं कर सकता बिना पूर्वोत्तर के, बिना नागालैंड के, बिना अरुणाचल के, बिना मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा के। जैसे मैं भारत की कल्पना नहीं कर सकता बिना कश्मीर के, बिना तमिलनाडु के। अगर ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ चुनावी यात्रा होती तो जाहिर है यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर मैं समझता हूँ ये यात्रा जिस बड़े सवालों को उठा रही है, अगर आज भारतीय राष्ट्रवाद का बड़ा सवाल उठाना है तो वो सवाल उठाने की सही जगह दिल्ली नहीं है, वो सवाल उठाने की सही जगह मणिपुर है, जो जल रहा है, जहाँ सिविल वॉर हो रही है, जहाँ इस देश के प्रधानमंत्री को आने का 1 मिनट का समय अब तक नहीं मिला है। लक्षद्वीप तक वो आते हैं, यहाँ मणिपुर नहीं आते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति के ऊपर सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसको नैरेटिव बोला जाता है, एक आपकी पोजीशनिंग, आप कहाँ खड़े हैं। और ये यात्रा एक तरह से मैं उस तरह की नैरेटिव एक्सरसाइज के रूप में देखता हूँ, जो कि एक पॉलिटिकल पोजीशन, आप कहाँ खड़े हैं, कैसा हिंदुस्तान आप चाहते हैं, कैसा सपना आप चाहते हैं, उसकी यात्रा है। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक काम कर रही है यात्रा। ठीक है, अच्छे काम कर रही है। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरा जर्नलिस्टिक सवाल है। आप लोग काम बदलेंगे तभी ना जब सत्ता में आएंगे। आप इन द सेंस राहुल गांधी के साथ हैं, आप उनके साथ आप बात करें तमाम विषयों पर। जब तक सत्ता में नहीं आएंगे तब तक इन विषयों को, अगर आपको प्रधानमंत्री को लाना है मणिपुर, वो नहीं आ रहे हैं, तो आप सत्ता में आएंगे तो आप आएंगे तभी ला पाएंगे ना प्रधानमंत्री को, या इनको ला पाएंगे मुख्य धारा में। तो सत्ता पर आने के लिए आप लोगों को आज बीजेपी जिस तरीके का नैरेटिव बना हुआ है, मैं थोड़ा लंबा सवाल इसलिए कर रहा हूँ, नैरेटिव बना हुआ है राम मंदिर को लेकर के, सारा मेन स्ट्रीम मीडिया अयोध्या में है, लगातार अयोध्या पे शोज़ हो रहे हैं, नैरेटिव चला जा रहा है कि अयोध्या में देखो मंदिर बन गया है, लाखों को रोज़गार मिल गया है, दिए जलाओ, दियों की बिक्री हो गई, मोमबत्ती की बिक्री हो गई, माहौल बन गया है, और आप लोग यहाँ पर हैं। तो सत्ता में तो शायद नहीं ला पाएगा आपको ये नॉर्थ ईस्ट। आप अंततोगत्वा आपको सत्ता में आना पड़ेगा बदलने के लिए। ये यात्रा सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं हो रही है, उसके बाद बंगाल जाएगी, बिहार जाएगी, उत्तर प्रदेश पूरा जाएगी, अयोध्या के नज़दीक से भी गुजरेगी, सब कुछ होगा। तो ये तो अभी शुरुआत है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि नॉर्थ ईस्ट पर अपनी आँख मूंद लेने से आप इस देश के राष्ट्रवाद के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। केवल उस लिहाज से मैं कह रहा था, शुरू हुई यहाँ से, बहुत अच्छा हुआ। अगर केवल यही होती तो मैं विरोध करता ज़रूर। और दूसरा ये है कि इस देश में जो मीडिया इस वक्त कर रहा है, देखिए ये तो मुद्दा दबाने की कोशिश है। 10 साल हो गए इनको राज करते हुए, 10 साल के बाद दिखाने को कुछ है नहीं, दिखाने को कुछ इस लिहाज से नहीं है।
अगर कोई कहे कि देश की बेरोजगारी की समस्या अयोध्या के दिए और कैंडल से रिजॉल्व होने वाली है, तो भैया मैं तो कह दूंगा सारे इस देश के अंदर दिए कैंडल रोज़ जला दिया करो, है ना। ये तो बिल्कुल, इससे फूहड़ तो कोई उत्तर हो नहीं सकता। सच ये है कि बेरोजगारी पे इन्होंने वायदा किया था 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष, अब तक भी, और अच्छा टारगेट था इसलिए क्योंकि हर साल इस देश में 1.5 से 2 करोड़ लोग लेबर मार्केट में आ रहे हैं, बेरोजगार लोग घुस रहे हैं। तो 2 करोड़ का टारगेट बहुत अच्छा था, पर ये 2 करोड़ जॉब्स तो इन्होंने 10 साल में जनरेट नहीं किए हैं। वो जवाब दे नहीं सकते, महंगाई का जवाब दे नहीं सकते, इस देश की जो लूट हो रही है उसका जवाब दे नहीं सकते, और तो और जो लद्दाख बॉर्डर पे हो रहा है, जिस तरह से चीन हमारे इलाकों पे कब्जा करके बैठ गया, अरुणाचल प्रदेश के गांव में बन के बैठ गया है, उसका जवाब दे नहीं सकते। तो फिर क्या तरीका करें? 10 साल राज कर लिया, किया कुछ है नहीं, क्या करें? राम मंदिर देखो। तो ये तो बिल्कुल सीधे सीधे इस देश के चुनाव को भटकाने और मुद्दों को दबाने की कोशिश है। और दुर्भाग्य ये है कि सारा मीडिया इसमें पार्टनर बना हुआ है। जैसे वो आजकल बड़ी बड़ी इवेंट्स होती हैं ना, तो मीडिया पार्टनर, तो मैं तो समझता हूँ नोएडा की सारी चैनल्स को कह देना चाहिए सब 22 तारीख को सबको मीडिया पार्टनर। भाई मीडिया पार्टनर ही तो है, अपनी गाड़ी के ऊपर लिख के चल रहे हैं मंदिर बना दिया, क्या ऐसा कुछ? मंदिर वहीं बनाया है, मंदिर वहीं बनाया है। अरे ये बीजेपी के प्रचार की वैन है कि मीडिया की वैन है? वो क्या गया है तुम लोगों को? तो इसमें कोई शक नहीं कि ये सब चल रहा है। क्या ऐसे में ये नकार खाने में तूती की आवाज़ साबित होगी? ये प्रश्न आपका है। आज की तारीख में इसका उत्तर देना कठिन है। इस पे निर्भर करता है कि इस न्याय के सवाल को किस तरीके से हम उठाएं। मणिपुर में तो स्पष्ट है न्याय का सवाल क्या है, नागालैंड में स्पष्ट है न्याय का सवाल क्या है, 70 साल से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका रेजोल्यूशन चाहते हैं। लेकिन उस न्याय के सवाल को आप बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कैसे पेश करेंगे? मेरे हिसाब से तो न्याय का सवाल इस देश के 5 वर्गों के लिए है। महिलाओं के लिए असुरक्षा का सवाल है, इज्जत का सवाल है, नौकरी का सवाल भी है। दूसरा, युवाओं के लिए बेरोजगारी का सवाल है। किसान कहता है मुझे दान मत दो, मुझे फसल का दाम दे दो। SC ST OBC कहता है मुझे सत्ता में हिस्सा दो, मैं भी फैसला करना चाहता हूँ, तुम्हारे बांटे को मैं अब खाना नहीं चाहता, मैं भी बांटना चाहता हूँ। और गरीब इस देश का कहता है कि मैं इज्जत से जीना चाहता हूँ, मुझे पढ़ाई, कमाई, दवाई, ये 3 चीज़ों का अधिकार दो। तो इन सवालों को ये यात्रा कैसे उठाती है उस पर निर्भर करता है कि ये जो चिल्पौ मचाई जा रही है 22 तारीख को, उसे दबा पाती है नहीं। आज अभी से कह देना कि दबा ही लेगी या कहना कि कुछ नहीं हो सकता, दोनों ही बातें गलत होंगी। सर देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, आप हरियाणा से हैं और देश भर में आपने घूमा है, आप NEC में भी थे। आप इस बात को नकार तो नहीं सकते कि अब राम मंदिर को लेकर के एक पॉजिटिव असर दिख रहा है बीजेपी के लिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, वो उनका आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, घर घर जाके चावल, अक्षत, खुश रहिएगा, ये सब करिएगा। उस नैरेटिव से कैसे लड़ेंगे? क्योंकि धर्म को तो ओपियम भी कहा है ना, मतलब सोक्रेटिस ने कहा था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, रिलीजन इज एन ओपियम। तो वो धर्मांध जो लोग हो गए हैं, मैं धर्मांध बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उनको कैसे जगाएंगे आप लोग? पिछले 30 साल से और ख़ास तौर पे पिछले 10 साल से इस देश में धर्म के नाम पर जो जहर डाला गया है, उसका इलाज कोई एक यात्रा, कोई एक नेता, कोई एक पार्टी 2 महीने में, 6 महीने में नहीं कर सकती। उसके लिए पूरी एक पीढ़ी को, मेरे बाल तो सफ़ेद हो गए, आपके 1-2 सफ़ेद दिख रहे हैं मुझे, लेकिन आपके पास मुझसे 15-20 साल अधिक है। आपकी उम्र के लोगों को और आपसे जो छोटे हैं, जो हमारे कैमरा पर्सन हैं, इनको कम से कम एक पीढ़ी संघर्ष इस सवाल पे करना होगा। रही बात 2024 के चुनाव की, क्या 24 के चुनाव से पहले कुछ किया जा सकता है? 24 के चुनाव को बीजेपी अयोध्या के धुंध में, अयोध्या के धूल में उड़ा के ले जाएगी। जाहिर है बीजेपी का गेम प्लान यही है। गेम प्लान बीजेपी का स्पष्ट है कि अयोध्या में इतना ज़ोर से पटाखा बजाओ, बाकी सब चीज़ें तब जाएं, और पटाखे के बाद जो धुआं उठेगा, धुआं जब तक छटेगा तब तक चुनाव हो लेगा। तो जो काम पुलवामा से हुआ, अब किसने करवाया मैं तो नहीं जानता, लेकिन जो काम पिछली बार पुलवामा से हुआ था, इस बार अयोध्या से ये काम हो जाए, ये बीजेपी का गेम प्लान है। मीडिया उसमें पार्टनर है। अब उसका मुकाबला करने के लिए ऑपोजिशन को केवल ये कहना पर्याप्त नहीं है कि ये धर्मांधता है
ना। आपको किसी के इमोशन का मुकाबला इमोशन से करना होगा। अब इमोशन का क्या मुद्दा हो, जरूरी नहीं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाना ही एकमात्र इमोशन हो सकता है। याद रखिए, इंदिरा गांधी ने 1971 का चुनाव एक इमोशनल मुद्दे पे जीता था, और वो था गरीबी। गरीबी हटाओ, उसने कहा था, और जीता था उस चुनाव को, है ना। तो जो मुद्दे हैं इस देश में, उन मुद्दों को इमोशनल मुद्दा कैसे बनाया जाए। ममता बनर्जी ने चुनाव जीता, बंगाल की अपनी बेटी, ये दिल्ली वाले हम पे राज नहीं खेला हो गए यहाँ, वो चला तो चला ना वो चीज़। तो विपक्ष को, अगर आप बीजेपी ये सब करेगी और आप बैठ के कहीं पे कोने में सहमे हुए बैठे हुए देखते रहेंगे 3 महीने, तो फिर तो भैया हारोगे ही हारोगे, है ना। बीजेपी का खेल ये है कि वॉक ओवर करवा लेगी। असली खेल ये, देखिए, सब चीज़ों के बावजूद जितना भी अंधेरी चल रही है, आप और मेरे को कुछ आंकड़ों का ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी के पास 303 सीट है जी। कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी अपनी सीट बढ़ा सकती है पिछली बार की तुलना में? कभी कभी लोग उत्तर प्रदेश का नाम ले लेते हैं, उसके अलावा तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता, है ना। गुजरात में 26 में से 28 तो नहीं आएंगी, राजस्थान में 25 में से 25 उनके पास हैं, मध्य प्रदेश में 28 में से 29 में से 28 उनके पास हैं, है ना। तो बढ़ेंगी तो नहीं, कम कहाँ हो सकती हैं? 4 जगह हैं जहाँ हर लिहाज से उनकी सीट कम होनी चाहिए, अगर कोई अनहोनी चीज़ ना हो जाए तो। बंगाल 18 सीट पे बैठी हुई है बीजेपी, और उसके बाद इतनी बुरी चुनावी हार हो चुकी है, नेता छोड़ छोड़ के पार्टी भाग गए हैं। तो अब 18 के बाद 18 से 8 पे आएगी, 10 पे आएगी, 11 पे आएगी या 7 पे आएगी, इसी का सवाल है। कम तो होगी। महाराष्ट्र में 48 में से 41 पे बैठी हुई थी बीजेपी और शिवसेना, अब उसके बाद टूट-फूट हुई है, अजित पवार इधर से उधर चले गए हैं, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन आपको कोई महाराष्ट्र का जर्नलिस्ट आप फ़ोन कर लीजिएगा जो कह दे कि 25 से फालतू सीट बीजेपी अलायंस को आ सकती है ना। आधा आधा होगा, ऐसा मोटे तौर पे कह रहे हैं, मतलब तो 15-20 सीट वहाँ जा रही हैं। कर्नाटका बीजेपी 28 में से 25 सीट पे इस वक्त बैठी हुई है। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस कर्नाटका, मान लीजिए कर्नाटका जीत नहीं पाती है, कांग्रेस अपनी विधानसभा परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर पाती है, 10 सीट तो लेगी 28 में से। 10 सीट भी लेती है तो बीजेपी की तो 9 सीट कम हो गई। और बिहार, याद रखिए, बिहार में बीजेपी एनडीए के पास 40 में से 39 सीट थी, केवल 1 सीट बची थी, बाकी सब बीजेपी के पास थी। अब आज कितनी आएंगी इनको? ये बात जरूर है, महागठबंधन जितना प्रॉमिस से शुरू हुआ था उससे बात थोड़ा कमजोर हुआ है, थोड़ा नहीं, बहुत कमजोर मुझे लगता है, कमजोर हुआ है पहले की तुलना में। लेकिन कोई एक व्यक्ति मुझे बिहार में ढूंढ दीजिए जो कहेगा कि बीजेपी 40 में से 35 सीट लेने वाली है इस बार, है ना। 40 में से 30 अगर बीजेपी, जब शुरू हुआ महागठबंधन तो मैंने सोचा था ये 40 में से 30 लेने वाले हैं, उसके बाद कमजोर हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 10 तो लेगा, और 10 भी लेता है तो उनकी तो 10 सीट कम हो गई ना। तो बीजेपी, तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, जितना गर्दा धूल शोर हो रहा है राम मंदिर के बारे में, ये इसलिए है कि आप 2 बड़े सच को भूल जाएं। पहला ये कि 10 साल हुए हैं इन्होंने कुछ काम नहीं किया है, दूसरा चुनावी गणित इनके खिलाफ है इस वक्त। ये 2 चीज़ें आप में भूल जाए और मैच शुरू होने से पहले वॉक ओवर दे के चले जाए, ये सारा खेल। ठीक है, आखिरी सवाल, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, आखिरी सवाल, लंबा ले लिया तो मिल गए बहुत दिनों, तो बहुत सारी बातें आती रहती हैं। सर, जब आप लोग यूपी में एंटर होंगे तो आप एडवाइस करेंगे राहुल गांधी को कि वो अयोध्या भी चले जाएं, क्योंकि वो 22 तारीख को तो कह रही है कांग्रेस की वो मोदी इवेंट है। आप जैसे लोग जो सिविल सोसाइटी के तौर पर वहाँ पर हैं, जो कि समाज को अलग चश्मे से देखते हैं, विल यू एडवाइस राहुल गांधी कि आप अयोध्या में जाके दर्शन कर लीजिए? विल यू डू दैट? देखिए, यात्रा के दौरान जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी जगह आती हैं उन सब जगह पे जाना होगा। बनारस में अगर जाते हैं तो वहाँ मंदिर भी जाएंगे, वहाँ कबीर वाले उसमें भी जाना चाहिए उनको, है ना। जगह जगह जो भी आती हैं, जब यहाँ पे जैसे अब वॉर मेमोरियल था, हम वहाँ गए, तो उस लिहाज से यात्रा के रूट में अयोध्या अगर पड़ता है तो जाहिर है जाके नमस्ते करनी चाहिए, जैसे बाकी सब चीज़ों का। अगर कोई बड़ा गुरुद्वारा पटना में पड़ता है तो पटना के आप वहाँ भी जाते हैं, वो करना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से जाना मंदिर में, उसके बाद जबकि बीजेपी ने इसको इस तरह का मुद्दा बनाया है, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा, मेरी अपनी समझ है। क्योंकि क्या होगा कि आप नहीं गए तो मुद्दा है, कि खेल बीजेपी का ये है कि आप अगर गए
तो बीजेपी जीती, आप नहीं गए तो बीजेपी जीती। खेल यही है। तो असली चीज़ यही है कि आप एक छोटी लाइन को मिटाने की कोशिश मत कीजिए, उसके सामने एक लंबी लकीर खींचिए। वो लंबी लकीर क्या इस यात्रा के थ्रू होगी, कुछ और तरीक़ों से होगी, वो सोचने का सवाल है। लेकिन केवल और केवल सारा वक्त ये सोचना अयोध्या मंदिर जाएं ना जाएं, इस तरफ से जाएं, उस तारीख को जाएं, ये तो बीजेपी की जीत है। ये तो वही तो ये चाहते हैं कि आप सारा वक्त बैठ के इसी पे चर्चा करें। ये इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है। इस देश में राम के बहुत मंदिर हैं, बने हैं, बनेंगे, बनने चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर क्यों ना हो इस देश में। लेकिन जिस बेशर्मी से इस वक्त इस मंदिर के मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका धर्म, आस्था, मर्यादा, इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है योगेंद्र जी, और हम नागालैंड को प्रमोट कर देते हैं। तस्वीर देखिए पीछे, और मैं लोगों को बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा वक्त और पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन नागालैंड ज़रूर घूमने आना चाहिए। लक्षद्वीप के साथ साथ ये भी देख लीजिए। मेरे को बार बार लगता है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम, पूरा पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम का वो हिस्सा जो कोंकण से लेके वो है, ये ऊपर वाले ने कभी फुर्सत में बनाए हैं दोनों इलाके। और हम जैसे रूखे सूखे प्रदेश से आने वाले लोगों को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। बहुत सुंदर लोग हैं यहाँ के, ऊपर वाले ने भी बहुत सुंदर किया है, और यहाँ के लोग जो नीचे वाले हैं वो भी बहुत सुंदर लोग हैं। तो ज़रूर नागालैंड आइए, और घूमने की वजह से लोगों से मिलिए, समझ जाएंगे कि आपको फिर आप अंतर कर लेंगे नीचे कि ये नागालैंड के हैं, मणिपुर के अलग है, आसाम के लोग अलग कल्चर है, तो फिर आप इनको वो जो नस्ल भेदी टिप्पणियाँ करते हैं वो करेंगे नहीं। थैंक यू।